सबको मिले समान अधिकार, हर इंसान है प्यार का हकदार, हर इंसान है बराबरी का हकदार, यही तो है मानव अधिकार। फिर से पढ़ते हैं। सबको मिले समान अधिकार, हर इंसान है प्यार का हकदार, हर इंसान है बराबरी का हकदार, यही तो है मानव अधिकार। यह 4 पंक्ति है जो यह बताने के लिए काफी है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि मानव अधिकार का क्या महत्व है और मानव अधिकार जो है आज कैसे बटा हुआ है, कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि सब व्यक्ति को, सब इंसान को समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हर इंसान है प्यार का हकदार, हर इंसान जो है, हर व्यक्ति जो है वो स्नेह का, लव का, अफेक्शन का हकदार है, हर इंसान है बराबरी का हकदार, हर इंसान जो है वो बराबर है, हर व्यक्ति जो है वो बराबर है। यही है मानव अधिकार, यही तो है मानव अधिकार, इसी को तो हम मानव अधिकार कहते हैं। यह लिखा हुआ तो 4 पंक्ति है, लिखा हुआ तो सकारात्मक 4 पंक्ति है, लेकिन अगर इस 4 पंक्ति को पढ़ा जाए तो इसमें बहुत सारा नकारात्मकता दिखता है, जो यह बताने का प्रयत्न कर रहा है कि उन नकारात्मकता को कैसे पार पाया जा सके, उससे कैसे पार पाया जा सके और कैसे मानव अधिकार को वास्तव में उसके असली स्वरूप में जीवित रखा जा सके। और मैंने अभी इस 4 पंक्ति को यहां पर इसलिए पढ़ा क्योंकि अब जो आने वाला अपना नया अध्याय है वो आप लोगों के कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के तहत नागरिक शास्त्र का अध्याय संख्या 6 है, जो आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। और इस अध्याय का नाम है इंटरनेशनल एजेंसीज एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकार और मानव अधिकार से जुड़ा हुआ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो कि मानव अधिकार के लिए कार्यरत है, मानव अधिकार के लिए अपना कार्य करती है। और यह मानव अधिकार के लिए इसलिए अपना कार्य करती है क्योंकि मानव अधिकार जो है वास्तव में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, जैसा कहा जाता है वैसा होता नहीं है। अगर सारा कुछ हो रहा होता तो ऐसे संगठनों को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर सब कुछ नैतिकता के आधार पर चल रहा होता तो हमें कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें संविधान बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जहां पर कुछ नकारात्मकता होती है उसी से पार पाने के लिए हम लोगों को कुछ ठोस कदम या फिर सकारात्मक कदम उठाने पड़ते हैं। तो इंटरनेशनल एजेंसीज एंड ह्यूमन राइट के अध्याय के तहत हम लोग उन्हीं सारे बिंदुओं पे बात करेंगे जो कि यह बताएगा कि मानव अधिकार होता क्या है, मानव अधिकार की उत्पत्ति कहां से हुई, मानव अधिकार दिवस कब हम लोग मनाते हैं, मानव अधिकार का कंसेप्ट धारणा क्या कहता है, और इसके लिए कार्यरत अलग अलग संस्थानों को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भी हम लोग देखेंगे इसी अध्याय के तहत। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक अब इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं। यह है पृष्ठ संख्या 180 जो कि पारस प्रकाशन के पुस्तक का है। आप इसे सामने स्मार्ट बोर्ड पर डिजिटल फॉर्मेट में देख रहे हैं, आप इसे अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं मानव अधिकार से जुड़े हुए और इससे जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए अलग अलग बिंदुओं पर जो कि इस पारस प्रकाशन के पुस्तक में लिखा हुआ है। टू वर्ल्ड वार सॉ अनप्रेसिडेंटेड डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं, और विश्व युद्ध का मतलब होता है जब बहुत सारे देश जो है एक ही युद्ध में बहुत सारे देश जब इन्वॉल्व होते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो उसको विश्व युद्ध कहते हैं। जब 2 देश 3 देश आपस में लड़ते हैं तो वो विश्व युद्ध नहीं होता है। लेकिन जब दुनिया के अधिकांश देश, 50 देश, 100 देश, चूंकि हम लोग 200 देश के आसपास हैं पूरे दुनिया में, ये हम लोग बार बार कहते आए हैं कि कोई 210 कहता है, कोई 205 कहता है, किसी के लिए 190 है तो किसी के लिए 200 है। क्यों है? ये सारी चीजें हम लोगों ने बार बार बात करते किया है, तो यहाँ पर इस चीज को बात करने की जरूरत नहीं है। आप इसको समझने के लिए अपने दूसरे वीडियो, मेरे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, दूसरी कक्षा में देख सकते हैं, दूसरे अध्याय के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं, और इन 2 विश्व युद्धों में हम लोगों ने देखा है कि कैसे जान और माल का व्यापक तौर पर
नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने उस समय देखा वो देखे हैं, जिन लोगों ने हम लोग जैसे लोग जो उस समय देखे नहीं, यानी कि उस समय मौजूद नहीं थे, अभी पढ़ के और देखकर और वीडियो देखकर हम लोग समझ पाते हैं, या फिर उन लोगों से सुनकर, उन लोगों से कहानी सुनकर समझ पाते हैं जो उस समय मौजूद थे, विश्व युद्ध के समय मौजूद थे। लिखा हुआ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था। यहां वाले जो व्यक्ति हैं वो तो अब लगभग नहीं है, लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध है वो वाले जो व्यक्ति हैं जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, वैसे बहुत सारे व्यक्ति अभी जीवित हैं। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट फर्दर वॉर। तो देशों का लीग जो है उसकी स्थापना हुई, वो गठित हुआ ताकि आगे के युद्ध को रोका जा सके। एज इट फेल्ड कंप्लीटली एंड विद इन 20 ईयर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। हुआ पहला विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से 1918 के बीच में, इसमें बहुत सारे जान माल की नुकसान हुई, पूरे दुनिया ने देखा तबाही। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देश जो हैं और बहुत सारे देश जो हैं अपना एक लीग बनाते हैं, अपना एक संगठन बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं और कहते हैं कि अब आगे आने वाले समय में अब ऐसा युद्ध नहीं होगा, अब ऐसे युद्ध को रोकना है। लेकिन होता क्या है, वो सारा संगठन, सारा लीग जो है कहने की बात रह जाती है, फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, और 20 साल के अंदर अंदर ही वर्ष 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध दुनिया देख लेता है। यानी कि पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध भी हो जाता है। इट कॉज इनॉर्मस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां पर भी वही होता है, यहां पर भी जान और माल का व्यापक तौर पे नुकसान होता है। इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा व्यापक। आगे, the first major step towards the formulation of a permanent organization was taken at the Dumbarton Oaks Conference, a meeting of diplomatic expert of four power, United States of America, United Kingdom, the Soviet Union and France, held on August 21st to December 7, 1944 at Dumbarton Oaks, an estate in Washington DC। यहां पर कुछ लिखा हुआ है, अब मैं इसको बताता हूं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड द फॉर्मुलेशन ऑफ अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब चूंकि पहले के बाद तो एक लीग ऑफ नेशन बना, पहले विश्व युद्ध के बाद हुआ कुछ नहीं उससे, और दूसरा विश्व युद्ध जो है 20 साल के अंदर अंदर ही हो गया। अब फिर क्या होता है कि अब फिर ये लोग जो हैं इनकी आत्मा जागती है, तथाकथित जो आत्मा है वो जाग जाती है, और ये लोग अब फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोचते हैं, स्थापना करने की सोचते हैं, जहां पर परमानेंट तौर पे वो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे और परमानेंट तौर पे इसका सॉल्यूशन हो, यानी कि अब तीसरा विश्व युद्ध न हो। तो यहां पर क्या होता है, एक मीटिंग होता है 4 देशों के द्वारा, यानी कि 4 सुपर पावर के द्वारा, 4 शक्तिशाली देशों का एक मीटिंग होता है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के एक जगह जिसका नाम डम्बर्टन ओक है। वहां पर एक मीटिंग होता है 4 देशों के बीच में, जो सुपर पावर था उस समय, अभी भी है। वो 4 देश है अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस के बीच में उस समय रूस यूएसएसआर कहलाता था, तो यूएसएसआर था। यूएसएसआर बाद में टूटकर अलग अलग देश बन चुका है, लेकिन उस समय यूएसएसआर, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, ये चारों देशों ने मिलकर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के में एक डम्बर्टन ओक जगह था, वहां पर इन्होंने 21 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर 1944 के बीच में एक मीटिंग करते हैं और एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करते हैं, और ये सोचते हैं कि अब आगे तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो तो बेहतर रहेगा। इसी के लिए ये 4 देश, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको सिंपली अमेरिका कहते हैं, द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड की बात हो रही है। मैंने पहले भी बताया दूसरी कक्षा में कि यूनाइटेड किंगडम एक देश नहीं है। यूके को हम लोग और ब्रिटेन को हम लोग इंग्लैंड मान लेते हैं, लेकिन इंग्लैंड एक देश है। यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ नेशन है, यानी कि देशों का समूह है, जहां पर
ब्रिटेन, इंग्लैंड तो आता ही आता है, इसके साथ अलग अलग और देश आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में अलग देश होते हैं इंग्लैंड के अलावा, तो ब्रिटेन में अलग देश। सोवियत यूनियन जो अभी का रूस है और फ्रांस, ये 4 देश जो हैं ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के डम्बर्टन ओक में एक मीटिंग करते हैं ये चारों देश। यहां पर जो मीटिंग होता है ये वर्ष 1944 में होता है, 21 अगस्त से 7 अक्टूबर के बीच में, और उस समय जो है वो विश्व युद्ध दूसरा जो है वो चल रहा होता है, क्योंकि विश्व युद्ध दूसरा जो है यह 1945 में खत्म होता है। उसी के बीच में ये लोग मीटिंग करते हैं ताकि ये विश्व युद्ध को समाप्त किया जाए और आगे जो है ऐसा युद्ध ना हो। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र जो है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को अंग्रेजी में यूएन कहते हैं, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन होता है, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र लिखा हुआ है। द नेम यूनाइटेड नेशन वाज डिवाइज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजरवेल्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II टू डिनोट द नेशन अलाइड अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान। अब यहां पर क्या होता है? यूनाइटेड नेशन उन सारे देशों का एक समूह बनता है जो देश जो है दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ जो देश जो है आपसी सहयोग बनाते हैं, आपसी मित्रता बनाते हैं, उन सारे देशों के समूह को यूनाइटेड नेशन नाम दिया जाता है। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो कि अमेरिका के थे, फ्रैंकलिन डी रूजरवेल्ट, उनके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जो कि जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ मित्रता के लिए जुड़ते हैं, और उस संगठन को इन्होंने नाम दिया यूनाइटेड नेशन, यानी कि वो राष्ट्र जो संयुक्त हो रहे हैं किनके खिलाफ? तो जर्मनी के खिलाफ, इटली के खिलाफ और जापान के खिलाफ, क्योंकि ये तीनों जो थी उस समय बहुत बड़ी शक्ति थी, अभी भी शक्ति है, लेकिन उस समय की जो शक्ति थी वो अभी की तुलना में बहुत ज्यादा थी। तो इसी से लड़ने के लिए, इसी के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति रूजरवेल्ट ने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने यूनाइटेड नेशन रखा, और वहां पर उन सारे देशों को जोड़ा जो इन तीनों देशों के खिलाफ थे या फिर इन तीनों देशों के खिलाफ बने। आगे, इट वॉज लेटर अडॉप्टेड एज द नेम ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इसका नाम जो है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज साइंड बाय 51 नेशन एज द ओरिजिनल मेंबर। शुरुआत में यूनाइटेड नेशन में 51 देश आए थे, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो शुरुआती मेंबर था, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो स्थापना के समय जितने देश आए थे उन देशों की संख्या जो थी 51 थी। और इस चित्र में मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन दिख रहे हैं, आप ये स्मार्ट बोर्ड पर सामने देख ही रहे हैं, और ये आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। एक रोचक तथ्य दिया हुआ है, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कैन टेकन एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। यूनाइटेड नेशन को हम लोग लीग ऑफ नेशन का अगला नाम भी कह सकते हैं। जो लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, यूनाइटेड नेशन भी वैसा ही संगठन है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना। यूनाइटेड नेशन तो बना, वो अभी भी चल रहा है। लीग ऑफ नेशन तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो वो तो फेल कर गया, वो तो असफल हो गया। तो बाद में जब यूनाइटेड नेशन बना तो हम लोग मान सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन भी लीग ऑफ नेशन ही है, या फिर कहें तो लीग ऑफ नेशन का अगला रूप है। द यूनाइटेड नेशन यूएन चार्टर वाज साइंड ऑन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 आपको ध्यान में रखना है, इसी दिन यूनाइटेड नेशन की संधि हुई थी। इसी दिन यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो अलग अलग देश यानी कि 51 देश, 51 फाउंडर मेंबर के द्वारा बनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। इंडिया वाज वन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। इंडिया जो है उनमें से, उन 51 में से एक देश है जिसने यूनाइटेड नेशन चार्टर पे हस्ताक्षर किया, यानी कि उन 51 में भारत भी है। यूनाइटेड नेशन यूएन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट थिंकिंग पीपल टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द कैटास्ट्रोफ टू अनदर वर्ल्ड वॉर। यूनाइटेड नेशन उन
सकारात्मक सोच वाले लोगों का या फिर सकारात्मक सोच वाले देशों का एक संगठन था जो अब अगला विश्व युद्ध नहीं चाहते थे। The United Nations came into existence with a view to avoid rivalry and save this world from another world war। वही बात है कि यूनाइटेड नेशन का स्थापना इसीलिए हुआ था ताकि अब अगला जो विश्व युद्ध है वो ना हो। It was formed to bring all the nations of the world together to work for peace and development। यहाँ पर इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि जितने भी देश हैं और दुनिया के सारे देश एक साथ आए, शांति के लिए कार्य करें, पीस के लिए, विकास के लिए कार्य करें, जस्टिस के लिए कार्य करें यानी कि सबके न्याय के लिए कार्य करें, ह्यूमन डिग्निटी के लिए कार्य करें यानी कि मानव के मर्यादा के लिए कार्य करें, और वेल बीइंग ऑफ द ऑल पीपल, और सारे लोगों की अच्छाई के लिए कार्य किया जाए। यही जो था, यही लक्ष्य था यूनाइटेड नेशन का। एट प्रेजेंट देयर आर 191 मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन। अभी जो 51 से शुरू हुआ था, अभी 191 है यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश। The preamble of the United Nations Charter aim to save succeeding generation from the scourge of wars which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind and to ensure the welfare of the people of the world। जो यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य है, जो गोल है, जो प्रियम्बल जिसको कहते हैं, वो क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि अपने आने वाले पीढ़ी को उन दो जो विश्व युद्ध हुआ है वैसे भयावह स्थिति से बचाना है, ऐसे युद्ध में नहीं ले जाना है और पूरे दुनिया में शांति फैलाना है। यहीं पर हम लोग इस कक्षा को रोकते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को यहीं से शुरू करेंगे।